In this part of the video, we'll be talking about a very interesting phenomena in rotation called as toppling. Toppling, the word is पलट जाना. अब पलट जाना ये चीज होती कैसे? How the phenomena happens is something that I'm going to make you understand. Imagine this to be a horizontal surface and this to be an object. अब इस ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगाऊंगा and you're supposed to look at how it moves. मैंने यहां पर फोर्स लगाया, it slides. मैंने थोड़ा ऊपर फोर्स लगाया, it slides. मैंने थोड़ा ऊपर फोर्स लगाया, it topples. तो ये हो जाता है पलट जाना. यानी toppling is a phenomena in which the object rotates. It rotates. आप ध्यान से देखना फिर से यहां पर, ये टॉपल कहां से होने वाला है? ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा. लुक एट दिस पॉइंट, इसके अबाउट ये टॉपल होने वाला है. ये हिंज बन जाएगा. सी, फोर्स अप्लाइड, टॉपलिंग. इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल हो रहा है. यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? दिस इज अ रोटेटरी मोशन. एंड व्हाट इज दिस फोर्स प्रोड्यूसिंग? दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहां पर ये हिंज हो चुका है. तो ये फिनोमेना होता है टॉपलिंग. तो जब यहां पर टॉपलिंग होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर देगा. रोटेशन के बारे में हमने एक और बड़ी अच्छी सी चीज पढ़ रखी हुई है कि रोटेशन जो है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखा जा सकता है. फॉर अ रिजिड बॉडी, ओमेगा अबाउट एनी पॉइंट इज सेम. ओमेगा नहीं बदलता किसी भी बॉडी के पॉइंट के अबाउट. हेंस यू शुड नो दैट. इसकी जरूरत पड़ने वाली है. तो अब मुझे ये केस दे रखा हुआ है. मैं टॉपलिंग दो तरीके से समझाने वाला हूं. एक फॉर एन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द अदर फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस. वेज के ऊपर टॉपलिंग कैसे होती है? ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है एंड दिस फ्लोर इज डेफिनेटली रफ, क्योंकि रफ नहीं होगा तो टॉपलिंग कभी नहीं हो सकता. सो लेट मी टेल यू समथिंग. फॉर टॉपलिंग टू हैपन देयर इज अ नीड ऑफ फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है. Now, what we are doing is, there is an external force F जो हमने ले रखा हुआ है. I am applying this external force F at a height small h. मैंने तुमसे बताया था ना, जितना ऊपर जाकर के फोर्स लगाओगे उतना टॉपलिंग होने का चांस है. तो मैंने एक स्मॉल h हाइट पर ये फोर्स अप्लाई किया. ये कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द क्यूब एंड B इज द बेस ऑफ द क्यूब. तो अब मैं आपको कंडीशन समझाने जा रहा हूं. नाउ देयर कैन बी टू फिनोमेना. वन इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग, द अदर इज कॉल्ड एज टॉपलिंग. सो दोनों को समझने की कोशिश करते इंडिविजुअली. When I say sliding, तो स्लाइडिंग बेसिकली एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है. और जब मैं कहता हूं टॉपलिंग, तो आपका जो टॉपलिंग होता है वो रोटेटरी मोशन हो जाएगा. राइट? तो अभी फिलहाल स्लाइडिंग की बात करते हैं. अगर आप स्लाइडिंग की बात करेंगे तो उस केस में आपने फोर्स कैपिटल F यहां पर अप्लाई किया है. तो जमीन से जो है यहां से इस तरह से एक फोर्स जो है फ्रिक्शन का अप्लाई हो जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज स्मॉल f. और ये सेंटर पॉइंट पे आपका नीचे की तरफ लगने वाला है mg. अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट ये इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है. जब ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा, आई विल कम अगेन, इफ यू ऑब्जर्व दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ऑब्जर्व करो. रोटेटरी मोशन अगर आपको जानना है तो आपको एक जो है एक्सिस चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन चाहिए होगा. तो ये आप अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लो तो आपके mg का टॉर्क गॉन, फ्रिक्शन का टॉर्क गॉन. तो उस केस में अच्छा, नॉर्मल अगर मैं यहां से पास कर दूं, इमेजिन कि मैंने जो है यहीं से नॉर्मल को भी पास कर दिया है ना, यहीं से मैंने अपने नॉर्मल को भी पास कर दिया. तो इस पॉइंट के अबाउट, सिंस ये तीनों फोर्सेस mg, फ्रिक्शन और नॉर्मल यहीं से जा रहा है, तीनों का कोई टॉर्क नहीं है और सिर्फ इसका टॉर्क निकल कर आ रहा है क्लॉकवाइज. इसका मतलब ये सिस्टम पूरा का पूरा क्लॉकवाइज घूम जाएगा, विच विल बी अ प्रॉब्लम. इसका मतलब कोई तो यहां पर अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि टॉपलिंग को प्रिवेंट किया जा सके. वो फोर्स जो अपने आप को एडजस्ट करेगा, दैट फोर्स इज नॉर्मल फोर्स. और ये नॉर्मल फोर्स अपने आप को शिफ्ट करेगा. ये नॉर्मल फोर्स अपने आप को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देगा. तो मान लो कि यहां से x डिस्टेंस पर नॉर्मल ने अपने आप को शिफ्ट किया और ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स. अब अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट आप मान लो लेट्स से पॉइंट P, तो पॉइंट P के अबाउट ये क्लॉकवाइज टॉर्क लाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी
लाएगा, और दैट्स हाउ टॉपलिंग विल गेट प्रिवेंटेड। बट जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट कर सकता है एक्स से, बट एक्स ये कैपिटल बी है, एक्स बी बाई 2 को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के बाहर नहीं जा सकता। तो ये लॉजिक हमें समझना जरूरी है। तो यहां पर मैंने लिखा ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी समझना चाह रहा हूं मैं, स्लाइडिंग समझना चाह रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा। मैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, यानी कैपिटल एफ should be equal to the value of friction. Now since it is a translatory equilibrium, यानी ये मूव नहीं कर रहा, यानी जो भी फ्रिक्शन होगा that is going to be static friction. वर्टिकल देखेंगे तो n बराबर mg, तो यहां पर आपने बोल दिया n बराबर mg, ये हुआ आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। रोटेटरी इक्विलिब्रियम, इसका मतलब टॉर्क जीरो होना चाहिए। मैं पॉइंट P के अबाउट टॉर्क लिखना चाहता हूं, तो मैं अगर रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब टॉर्क जीरो होना चाहिए, यानी मैं टॉर्क लिखना चाहता हूं पॉइंट P के अबाउट और इसको लिखना चाहता हूं मैं जीरो। इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क इसके अबाउट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज F, कैपिटल F इंटू H। सो ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा कैपिटल F इंटू H इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो फ्रिक्शन P पॉइंट से पास हो गया, mg P पॉइंट से पास हो गया, तो इन दोनों का टॉर्क तो नहीं लिखा, बट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज गोइंग टू बी n इंटू x। तो यहां से आपका जो h का वैल्यू लिखा जा सकता है दैट इज n अपॉन h इंटू x। तो यहां से ये लर्निंग ड्रॉ हुई और यहां से ये लर्निंग ड्रॉ हो गई है। ये दोनों ही केसेस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लेकिन अगर हम लिमिटिंग केस देखेंगे जब इक्विलिब्रियम फेल हो सकता है, तो जब मैं लिमिटिंग केस की बात करना शुरू करूं, तो मैं जब लिमिटिंग केस की बात करता हूं तो लिमिटिंग केस में मुझे दिखता है दैट F इज इक्वल टू एफ एस की जगह एफ एस मैक्स, ये आपका लिमिटिंग केस हो जाएगा, और एफ एस मैक्स हो जाएगा आपका म्यू एम जी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग केस का फोर्स का वैल्यू, यानी कि F इक्वल टू म्यू एम जी उसे स्लाइडिंग के लिमिटिंग केस पे पहुंचा देगा। यहां पर लिमिटिंग केस क्या होगा, x की वैल्यू हो जाएगी x मैक्स, तो h विल बी n अपॉन ये f लिखना था ना, सॉरी, n अपॉन f इंटू x का मैक्सिमम वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है, n बराबर mg, तो यहां लिखो अपॉन f की वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग केस में f की वैल्यू म्यू mg होगी, तो यहां लिखो म्यू mg, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x एक्स्ट्रा एक्सटेंड होकर कितना होगा, b बाय 2 हो पाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी b बाय 2। तो यहां से मुझे पता चलेगा दैट h मैक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, आपकी h मैक्स की वैल्यू निकल कर आ रही है mg कैंसल b अपॉन 2 म्यू, तो ये आपकी हो रही है b अपॉन 2 म्यू आपकी वैल्यू निकल कर आ जा रही है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर h मैक्स। ये दो टर्म को अच्छे से ध्यान रखो, दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट, ताकि आपका स्लाइडिंग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। दिस कैन डिस्टर्ब द रोटेटरी इक्विलिब्रियम, दिस कैन लीड टू टॉपलिंग, दिस कैन लीड टू स्लाइडिंग, सो प्लीज रिमेंबर दैट। अब मैं यहां पर एक टेबल बनाने जा रहा हूं, वो टेबल आपको ध्यान में रखना है, सो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन। यस, अब जो है इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू मेक अ स्मॉल टेबल गिविंग यू द कंडीशंस कि किस कंडीशन में ये स्लाइड करेगा, किस कंडीशन में ये जो है टॉपल कर जाएगा। तो अलग अलग कंडीशन लेना शुरू करते हैं। आपका F लेस देन म्यू एम जी, F लेस देन म्यू एम जी एंड H लेस देन H मैक्स, ये एक केस आपका बनेगा। फिर आपका रहेगा F लेस देन म्यू एम जी एंड H इक्वल टू H मैक्स। फिर आपका दूसरा केस बनेगा F इक्वल टू म्यू एम जी एंड H लेस देन H मैक्स। बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, F इक्वल टू F मैक्स, और सॉरी F इक्वल टू म्यू एम जी एंड H इज इक्वल टू H मैक्स, ठीक है। F
greater than mu mg and h greater than h max. So ये पॉसिबिलिटी हम देखेंगे. तो यहां पर लेट अस ट्राई टू फिगर आउट. ये एक केस मैंने बना लिया है, ये दूसरा केस मैंने लिया है, ये तीसरा केस है, ये चौथा केस है, एंड सिमिलरली वी विल हैव द फिफ्थ केस. सो यहां पर हमें मार्क करना है. क्या मार्क करना है? ये यहां मैं लिखने जा रहा हूं आपका स्लाइडिंग, ये आपका लिखूंगा मैं टॉपलिंग. देखो, अगर आपका कैपिटल एफ म्यू एम जी से कम है, इसका मतलब स्लाइडिंग विल नॉट हैपन. अगर आपका एच मैक्स से कम है तो आपका स्लाइडिंग विल नॉट हैपन. ये चीज आप ध्यान में रखना. अगर आपका एफ म्यू एम जी से कम है तो स्लाइडिंग विल नॉट हैपन, लेकिन एच बराबर एच मैक्स हो गया तो यहां पर एच बराबर एच मैक्स हो गया. वन सेकेंड. One second, just hold on. I need to put this on silent mode, which I forgot last time. One second. Yes, seems to be good. All right. अब अगर आपका f म्यू एम जी से कम है तो स्लाइडिंग तो नहीं होगा, लेकिन h मैक्स के बराबर है, यानी कि टॉपलिंग स्टार्ट होगा. टॉपलिंग स्टार्ट्स. ठीक है. f आपका म्यू एम जी के बराबर है, इसका मतलब आपका स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपका h मैक्स से कम है तो टॉपलिंग नहीं होगा. यानी इस केस में इट विल टॉपल बट इट विल नॉट स्लाइड. इस केस में इट विल स्लाइड बट इट विल नॉट टॉपल. अगर आपका f म्यू एम जी के बराबर है और आपका h मैक्स के बराबर है, इसका मतलब आपका स्लाइडिंग भी स्टार्ट होगा और आपका टॉपलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका h मैक्स से ज्यादा है, अगर आपका h मैक्स से ज्यादा है तो उस केस में आपका टॉपलिंग, यस, आपका टॉपलिंग होगा irrespective ऑफ f. यानी कि आपके f की कोई भी वैल्यू हो, चाहे कितनी भी कम वैल्यू रखो आप अपने फोर्स f की, अगर आपका हाइट h मैक्स से आप ज्यादा रखोगे तो उस केस में आपका टॉपलिंग होना तो लाजमी है, वो टॉपलिंग होके ही रहेगा. सो इस तरीके से आपको केसेस समझने होंगे. ये वाला केस कौन सा है? इसमें f को म्यू एम जी से कम रखा, स्लाइडिंग नहीं हो रहा, टॉपलिंग हो रहा है. सो टॉपल्स विदाउट स्लाइडिंग, स्लाइड्स विदाउट टॉपल. तो ये वो केस हो चुका है. स्टार्ट्स क्योंकि इक्वालिटी है, ग्रेटर होता तो शुरू हो चुका है. यहां पर स्टार्ट स्लाइडिंग क्योंकि इक्वालिटी है, अगर f ग्रेटर होता तो इसका मतलब स्लाइडिंग शुरू हो चुका है. तो जनरली जो सवाल घुमा फिरा के बनाए जाएंगे वो इन दो केसेस में बनाए जाते हैं. राइट. सो प्लीज इसको नोट कर लो. अब जो है हम दूसरा केस डिस्कस करने जाएंगे, जब हमने ब्लॉक को जो है एक वेज के ऊपर रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है, और उस केस में हम टॉपलिंग और स्लाइडिंग को किस तरीके से समझेंगे. टॉपलिंग का सेकंड केस कंसीडर करते हैं, और इस केस में हम टॉपलिंग को कंसीडर कर रहे हैं एक इंक्लाइन के ऊपर. इसके पहले हमने देखा था टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. सो दिस इज द इंक्लाइन, दिस इज द वेज, और इसके ऊपर आपने ब्लॉक रखा हुआ है विच हैज अ बेस b and a height h. The wedge का inclination has a coefficient of friction as mu and the inclination is theta. तो इस तरह से आपका वेज पे ब्लॉक रख दिया गया है. मुझसे अलग अलग तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस कंडीशन में टॉपल करेगा, किस कंडीशन में स्लाइड करेगा, किस कंडीशन में टॉपल स्लाइडिंग से पहले हो जाएगा. सो दीज ऑल कंडीशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड. बट इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना होगा. सो मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना लेता हूं. तो ये आपका ब्लॉक है, इसकी एफबीडी बनाते हैं, फोर्सेस प्लॉट करते हैं. फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास से आपने यहां पर प्लॉट किया mg साइन ऑफ थीटा, और यहां पर आपने प्लॉट किया mg कॉस ऑफ थीटा. ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक नीचे स्लाइड करने वाला होगा तो फ्रिक्शन जो है यहां लगेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी f. मैं इसको स्टैटिक काइनेटिक नहीं बोल रहा, बिकॉज अभी तक मैंने कोई कंडीशन डाली ही नहीं है. अगर ये नहीं स्लाइड कर रहा है तो स्टैटिक है, स्लाइड कर गया तो काइनेटिक है. और अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? देखो, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से नहीं पास होगा, वो शिफ्ट होगा.
क्योंकि वो इसकी टेंडेंसी कैसी, इसकी टेंडेंसी ऐसे पलटने की है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा लेफ्ट में। और अगर मैं एक्सट्रीम केस सॉल्व करना चाहता हूं तो एक्सट्रीम केस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉर्मल रिएक्शन यहां शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नॉर्मल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और फिर बात करेंगे रोटेटरी इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कि किस कंडीशन में आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होगा जब ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होंगे, यानी कि आई कैन राइट इट एज mg sin ऑफ थीटा बराबर f, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड आपका ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा n बराबर mg cos ऑफ थीटा, ये आपका कंडीशन हो गया। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम टूटेगा कब, व्हेन विल इट ब्रेक? जब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ब्रेक कर गया, इसका मतलब आपका स्लाइडिंग अकर कर जाएगा। आपका स्लाइडिंग कब अकर करेगा? जब ये फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा, बट स्लाइडिंग शुरू होने वाला होगा तो F अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, क्योंकि स्लाइड होने के लिए इस फोर्स को Fs मैक्स को एक्सीड करना होगा। अच्छा, एक और चीज, जब मैं आपसे कह रहा हूं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यानी कि ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम पे है, तो ये F जो होगा वो Fs लिखा जाएगा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लिख जाएगा। तो मैंने भी यहां पर इसको Fs लिख लिया। स्लाइडिंग तब स्टार्ट होगा, स्लाइडिंग तब स्टार्ट होगा, तो यहां कंडीशन में रख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का केस में देख रहा हूं कि कब स्लाइड होगा और किस केस में वो रेस्ट पर रहेगा, वो केस को मैं देखने वाला हूं। स्लाइडिंग का केस मतलब ये इसको एक्सीड कर जाए, यानी कि mg sin ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन Fs का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से आपने लिखा mg sin ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू mg cos ऑफ थीटा। तो यहां से पता चलेगा अगर आपका म्यू लेस देन tan थीटा हुआ तो उस केस में आपका स्लाइडिंग अकर होगा। दूसरा देखते हैं कब रेस्ट पे रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको घुमाकर लिखना, अगर आपका म्यू ग्रेटर देन tan थीटा पे रहा तो आपका वो केस हो जाएगा रेस्ट का। म्यू इक्वल टू tan थीटा पे ट्रांजिशन अकर करेगा, यानी रेस्ट से स्लाइड होने की शुरुआत हो जाएगी। ये हमने बात की ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की। अब मैं बात करना चाहूंगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम की। तो चलिए रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अभी रोटेटरी इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? टॉर्क जीरो होना चाहिए, और टॉर्क में लिखूंगा अबाउट दी सेंटर। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहता हूं। सी के अबाउट में टॉर्क लिखूंगा। सी के अबाउट टॉर्क लिखते वक्त mg cos थीटा mg sin थीटा सी से पास हो चुका है, यानी कि फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज, दे शुड बी इक्वल। फ्रिक्शन का टॉर्क विल बी Fs मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय b upon 2. This is base b upon 2 and this is h upon 2. तो यहां से मेरी रोटेटरी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुकी है। सो दिस बिकम्स द कंडीशन ऑफ रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अब यहां पर क्या होगा? टॉपलिंग कब होगा? टॉपलिंग जो होगा इसका ये केस हो सकता है इसका टॉपल होने का। तो टॉपल की कंडीशन कहां से आएगी? तो टॉपल की अगर मैं बात करूंगा, दैट टॉपल्स यानी टॉपल कर जा रहा है, यानी कि आपका इसका टॉर्क इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि Fs h by 2 is greater than n into b by 2. अब यहां पर आपका Fs जो होगा वो आपको Fs max लेकर चलना होगा। तो Fs max, क्योंकि मैं लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं ना, मैं वो कंडीशन की बात कर रहा हूं जब वो टॉपल कर जाए। तो Fs को आप Fs max ले लेंगे, आपको दिखेगा म्यू mg cos ऑफ थीटा इंटू h by 2 इज ग्रेटर देन n हो जाएगा आपका mg cos ऑफ थीटा इंटू बी बाई 2। तो यहां से कंडीशन निकल कर आएगी आपकी कि टॉपलिंग की कंडीशन निकल कर आ रही है म्यू शुड बी ग्रेटर देन बी बाई एच, यानी कि आपका अगर म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच है तो वो टॉपल कर जाएगा, और अगर आपका म्यू लेस देन बी बाई एच होगा तो वो टॉपल नहीं करेगा। तो इसी तरह से मैंने यहां पर ब्रेक कर लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं यहां पर। तो टॉपल कब करता है? टॉपलिंग की कंडीशन लिख देता हूं, टॉपल केस, और यहां पर बेसिकली नॉन टॉपल केस, यानी कि वो टॉपल नहीं करेगा। तो वो क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, आपका टॉपल का केस क्या होगा? म्यू शुड बी ग्रेटर देन बी बाय एच एंड म्यू शुड बी लेस देन बी बाय एच। सो दीज आर द कंडीशंस दैट यू हैव गॉट। तो आपको देखना पड़ेगा म्यू की वैल्यू फॉर अ गिवन थीटा कि टॉपलिंग होगा या स्लाइडिंग होगा। फिर से एक बार समझाता हूं, ये कंडीशन जान लिया आपने। अगर आपका म्यू tan थीटा से ज्यादा है,
यानी स्लाइडिंग नहीं हुआ। स्लाइडिंग नहीं हुआ, स्लाइडिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, टॉपलिंग हो सकता है। तो अगर आपका म्यू tan थीटा से ज्यादा है तो स्लाइडिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आपका म्यू b/h से ज्यादा है तो टॉपल हो जाएगा। सो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी म्यू की वैल्यू क्या है। अगर वो tan थीटा से ज्यादा है तो स्लाइडिंग नहीं हुआ, लेकिन b/h से ज्यादा है तो टॉपल जरूर हो जाएगा। अगर आपका म्यू tan थीटा से कम है तो स्लाइडिंग होगा, और अगर आपका म्यू tan थीटा से कम है पर b/h से ज्यादा है तो स्लाइडिंग होगा और उसी में टॉपल हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। या अगर आपका म्यू tan थीटा से कम है, अगर आपका म्यू tan थीटा से ज्यादा है और आपका म्यू b/h से कम है, तो उस केस में ना ही स्लाइडिंग होगा ना ही टॉपलिंग होगा। सो आई वांट यू टू राइट डाउन दीज वैल्यूज एज वेल, फॉर विच टेक अ पॉज एंड नोट इट डाउन, क्योंकि अभी मैं टेबल बनाने वाला हूं, राइट? बहुत बढ़िया। कंडीशन क्या है? b/h एंड दिस tan ऑफ थीटा। तो लेफ्ट में फटाफट टेबल बना लेते हैं इसको समझने के लिए। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया। ओके, सो फर्स्ट केस, म्यू इज ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा एंड म्यू इज लेस देन b/h। एक केस ये हो गया आपका। सेकेंड इज म्यू इज ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा एंड म्यू इज ग्रेटर देन b/h। थर्ड केस, म्यू इज लेस देन tan ऑफ थीटा एंड म्यू is greater than b/h. Fourth case is mu is less than tan of theta and mu is less than b/h. So this is what we have got. यहां पर मैं लिख रहा हूं स्लाइडिंग और दूसरा मैं लिखूंगा टॉपलिंग, और हमें यहां पर इस मैट्रिक्स को भरने की हमें कोशिश करनी है। लेट्स ट्राई टू सी कि हम मैट्रिक्स कैसे फिलअप कर पाएंगे, है ना? सबसे पहली चीज यहां पर म्यू ग्रेटर देन tan थीटा है तो स्लाइडिंग नहीं होगा, देखो रेस्ट पे रहेगा। और म्यू अगर b/h से कम है तो टॉपलिंग भी नहीं होगा, यानी बोथ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। म्यू tan थीटा से ज्यादा है, स्लाइडिंग नहीं होगा, बट म्यू b/h से ज्यादा है, टॉपलिंग हो जाएगा। म्यू tan थीटा से कम है, स्लाइडिंग होगा। म्यू b/h से ज्यादा है, स्लाइडिंग भी होगा और टॉपल भी कर जाएगा। म्यू tan थीटा से कम है, स्लाइडिंग होगा, लेकिन म्यू b/h से कम है, इसका मतलब टॉपलिंग नहीं होगा। तो आपको ये जानना है, ये चीज समझ के रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? दिस थिंग, ये वाला टर्म एंड ये वाले टर्म जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज नोट दिस डाउन। इसको देख करके आप बता सकते हो, पॉज करो, लिख लो, ठीक है? इसको आप देखकर बता सकते हो कि स्लाइडिंग और टॉपलिंग क्या होता है। सो हमने हॉरिजॉन्टल केस में जाना कि स्लाइडिंग और टॉपलिंग की कंडीशन कैसे होती है, कब स्लाइड करेगा, कब टॉपल करेगा, कब स्लाइड से पहले टॉपल करेगा, कब जो है स्लाइडिंग के साथ टॉपल करेगा। सिमिलरली इंक्लाइन में भी हमने सेम कंडीशन एस्टैब्लिश कर लिया है। इसे दिमाग में बिठा लो, ध्यान में रखना पूरे एनालिसिस को। फाइनल जो टेबल मैंने बनाया ना, उसको याद कर लो, लॉजिक ध्यान में रखो, बट उसको याद भी कर लो, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दैट देन यू विल एंड अप सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी कन्वीनियंटली, वेरी इजीली। यू आल्सो हैव द डेरिवेशन कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया, राइट? सो प्लीज नोट दिस डाउन, and this covers a very critical yet confusing topic called as toppling in the case of rotational mechanics. Thank you so much. Bye bye.